नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो आर्टिकल्स हम हिंदू के डिस्कस करेंगे और लास्ट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित मेंस में गवर्नेंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियंस से संबंधित और दूसरे नंबर पे बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट के वायलेशन से संबंधित, बॉर्डर मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और लास्ट में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित टॉपिक। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ट्रेड यूनियंस की डिस्ट्रक्शन के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब से हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, विभिन्न गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी ये रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स लाए जाएं। बट इस बात पर सहमति नहीं बन सकी है विभिन्न गवर्नमेंट्स के बीच, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, वर्कर्स के बीच, ट्रेड यूनियंस के बीच और एम्प्लॉयर्स के बीच कि लेबर रिफॉर्म किस प्रकार के होने चाहिए। 1998 से 2002 के बीच सेकंड नेशनल लेबर कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन को बोला गया था कि आप लेबर रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए। देखो, लेकिन इस कमीशन में ट्रेड यूनियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो जब इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, ट्रेड यूनियंस ने बोला, अरे हमको तो शामिल ही नहीं किया और इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, हम नहीं मानते क्योंकि हमारी राय ली ही नहीं गई। अब राइटर बोलते हैं एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न हमारे देश में जो लेबर लॉज हैं 44 के आसपास, उनको 4 लेबर कोड्स में क्लासिफाई किया और पार्लियामेंट से इनको पास भी करवा लिया। लेकिन इनको फ्रेम करते वक्त, लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट बनाते वक्त ट्रेड यूनियन से पूछा ही नहीं गया। चूंकि सरकार के पास नंबर्स थे पार्लियामेंट में, इसलिए इन बिल्स को पास करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आई। इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ने अपनी जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको भी इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद राइटर ट्रेड यूनियंस का इतिहास डिस्कस करते हैं। देखो, ट्रेड यूनियन सबसे पहले इमर्ज होकर आई थी 19वीं शताब्दी में। 19वीं सेंचुरी में वर्कर्स एकजुट हुए क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था एम्प्लॉयर के द्वारा। तो वर्कर्स ने मिल के उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट की और इसी वजह से ट्रेड यूनियंस का इमरजेंस हुआ 19th सेंचुरी में। ट्रेड यूनियंस ने एम्प्लॉयर्स की यानी फैक्ट्री मालिकों की अनफेयर, इलीगल और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वर्कर्स की कलेक्टिव वॉइस को रेज किया। अब देखो, एक वर्कर अगर अपनी आवाज़ उठाएगा कि फैक्ट्री में गलत हो रहा है, तो एम्प्लॉयर जो हैं आसानी से एक्शन ले लेंगे उस वर्कर के अगेंस्ट। बट ट्रेड यूनियंस ने सभी वर्कर्स की वॉइस को एक कलेक्टिव वॉइस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और भी काफ़ी सारे फायदे हुए। जो ट्रेड यूनियंस के लीडर्स थे उनको इम्यूनिटी मिली। स्ट्राइक जब होती है, पहले देखो ट्रेड यूनियन से पहले क्या होता था, स्ट्राइक अगर की जाती थी तो एम्प्लॉयर वर्कर्स को डिसमिस कर देते थे जो स्ट्राइक में सबसे आगे होते थे, और जो लोग स्ट्राइक में सबसे आगे होते थे उन पर कंस्पायरेसी का चार्ज भी लग जाता था, पैसे काट लिए जाते थे। बट ट्रेड यूनियन बनने के बाद जो लीडर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनको इम्यूनिटी मिली। स्ट्राइक होने पर उनके खिलाफ कंस्पायरेसी का चार्ज नहीं लगता, इवन पैसे भी नहीं काटे जा सकते वर्कर्स के स्ट्राइक होने पर, और भी काफ़ी सारे फायदे हुए ट्रेड यूनियंस बनने के बाद। जैसे देखो, ट्रेड यूनियंस ने अहम भूमिका निभाई जिसकी बदौलत वर्कर्स के वेजेस बढ़ के, ट्रेड यूनियंस की बदौलत एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो हैं वर्कर्स के लिए वो अच्छी हुई। वर्क प्लेसेस पहले के अपेक्षाकृत सेफ या फिर सिक्योर हुए। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्क कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार थी, बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती थी काम करते वक्त। लेकिन आज के समय में आपको पता है सभी एम्प्लॉयर्स को सेफ कंडीशंस इंश्योर करनी होती है वर्कर्स के लिए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें, वर्कर्स ने लीगल राइट जीता था ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। कब? 1926 में। 1926 में एक एक्ट आया था कॉलोनियल रूल के दौरान, ट्रेड यूनियन एक्ट। जब इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया था तो वर्कर्स को अधिकार मिल गया था ट्रेड यूनियन बनाने का। इस कानून ने यानी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जिसके तहत ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन हो सकता था
इस एक्ट में यह भी बताया गया था कैसे ट्रेड यूनियन फंक्शन करेंगी और कैसे उनकी गवर्नेंस होगी। इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में यह भी बताया गया था कि कैसी परिस्थितियों में ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की बदौलत इंडिया में वर्कर्स अपने क्लेम्स को रेज कर सके, मतलब अपनी डिमांड्स को रख सके एम्प्लॉयर के सामने, गवर्नमेंट के सामने, जुडिशरी के सामने। इसके साथ साथ ट्रेड यूनियंस के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते थे उन डिसीजंस को इम्यूनिटी मिली। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया कि ट्रेड यूनियन बनने से पहले तो देखो अगर स्ट्राइक होती थी तो वो लोग जो स्ट्राइक करते थे उनके ऊपर क्रिमिनल कंस्पायरेसी का चार्ज लगा दिया जाता था सरकार के द्वारा, लेकिन ट्रेड यूनियन के जो फैसले थे वो लीगल डिसीजंस माने गए और इम्यूनिटी मिल गई। इसके बाद इस एक्ट के आने के बाद वो लोग जो हड़ताल करवाते थे ट्रेड यूनियन की तरफ से, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंस्पायरेसी का केस दर्ज नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से हमने बात की ट्रेड यूनियंस की क्या सिचुएशन थी आज़ादी से पहले। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद। जैसे देखो देश को आज़ादी मिली, लेबर कोड्स को, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करने के नाम पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को तो रिपील कर दिया गया। इसकी जगह नए नए एक्ट्स आए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। राइटर कहते हैं इन एक्ट्स के आने के बाद में वर्कर्स का जो अधिकार था राइट टू एसोसिएशन का और ट्रेड यूनियन बनाने का, वो डाइल्यूट हो गया। अब आपके मन में आया होगा कैसे, मतलब सरकार ने ऐसा क्या किया कि ट्रेड यूनियन बनाने का जो अधिकार था वो डाइल्यूट हो गया। राइटर इसके जवाब में कहते हैं, देखो पहले तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता था सिर्फ एक रीजन के आधार पर, वो था इंटरनल जो फंक्शनिंग है ट्रेड यूनियन की, उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है, फंड्स का मिसमैच देखने को मिलता है, तब ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता था। बट ये जो नए एक्ट्स आए आज़ादी के बाद, इनमें ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का जो दायरा था वो इंक्रीज कर दिया। नए एक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखो डिस्प्यूट का सेटलमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस, ये भी नए ग्राउंड्स जोड़ दिए गए जिनके आधार पर रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेड यूनियंस का रद्द किया जा सकता था। अब देखो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इनका ट्रेड यूनियंस की इंटरनल फंक्शनिंग से कुछ लेना देना नहीं था। बावजूद इसके सरकार ने ये नई कंडीशंस ऐड कर दी जिनके बेस पर ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता था। तो ये हमने बात की इतिहास की। अब बात करते हैं नए इंडस्ट्रियल कोड की। अब जो सरकार ने 4 नए लेबर कोड सरकार लेकर आई है, उनमें से एक है जिसका नाम है न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देखो ये जो नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, राइटर के अनुसार इस कोड ने भी ट्रेड यूनियंस को कमजोर बनाने का काम किया है। क्वेश्चन उठता है कैसे? इस नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये प्रोविजन है कि अगर ट्रेड यूनियन के द्वारा कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, कॉन्ट्रावेंशन मतलब कोई एक्शन जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो लॉ का उल्लंघन करता हो, तो फिर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है। राइटर का कंसर्न ये है, देखो साफ तौर पे नहीं बताया गया है कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका उल्लंघन करने पर ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है। इस प्रकार से देखो अनस्पेसिफाइड मैनर में अगर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द होता है तो मतलब तो यही हुआ ना, बैलेंस जो है कंप्लीटली टिल्ट हो गया है एम्प्लॉयर्स के पक्ष में। एम्प्लॉयर्स के पास ज़्यादा पावर रहेगी जो कि ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, लेकिन ट्रेड यूनियंस पहले के अपेक्षाकृत कमज़ोर हुई हैं। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और इक्वलिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। इस प्रकार से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये प्रोविज़न करना कि रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है ट्रेड यूनियंस का, वो भी अनस्पेसिफाइड मैनर में। मतलब देखो राइटर का मेन कंसर्न ये है, सीधा सीधा नहीं बताया गया है कब ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है।
इस वजह से पावर्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं अब सरकार के पास ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए। और अगर देखो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द होता है तो फिर वर्कर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगी ट्रेड यूनियंस कोर्ट में या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी के सामने। और जैसे ही ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो फिर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के द्वारा या फिर इलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा जो भी कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं वो फिर इलीगल हो जाएंगे। जो बात हमने बार बार डिस्कस की है कि ट्रेड यूनियन बनने के बाद मेंबर्स को और इलेक्टेड ऑफिसर्स को इम्यूनिटी मिल जाती है, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फिर क्रिमिनल कंस्पायरेसी नहीं माना जाता। बट जैसे ही ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा फिर तो वर्कर्स जो डिसीजन लेंगे जैसे स्ट्राइक संबंधित या फिर कुछ और डिसीजंस काम रोकने से संबंधित, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा सरकार के द्वारा, क्रिमिनल कंस्पायरेसी का चार्ज लगाया जा सकेगा। इसके बाद राइटर ये कहते हैं अगर देखो मान लीजिए ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है रद्द हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वही होगा जो 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के आने से पहले हुआ करता था। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार वर्कर्स को कब मिला? 1926 में। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले वर्कर्स स्ट्रगल कमेटी बनाया करते थे या फिर वर्कर्स का फ्रंट बनाया करते थे। तो इस प्रकार के फ्रंट्स, इस प्रकार की कमेटीज अब फिर से बनने लगेंगी अगर ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से रद्द होगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि लीगल फ्रेमवर्क के बाहर वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट संबंधित डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन ढूंढेंगे और चूंकि लीगल फ्रेमवर्क के बाहर जाके वर्कर्स अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, अपना विरोध जताएंगे एम्प्लॉयर्स की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, तो फिर वर्कर्स के खिलाफ केस भी दर्ज होने लगेंगे जैसा 1926 से पहले हुआ करता था। तो ये नुकसान होगा ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन के रद्द होने से। कंक्लूजन में ये कहा जाता है अगर देखो इस प्रकार से ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, डी रजिस्ट्रेशन होता है, तो वर्कर्स का जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, उस राइट से वर्कर्स वंचित रह जाते हैं और वर्कर्स की जो एबिलिटी है, क्षमता है अपने राइट्स को डिफेंड करने की कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट, वो क्षमता भी कम हो जाती है। कैपिटलिस्ट क्लास तो देखो ऑलरेडी पावरफुल होती है, उनके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है, उनके पास पैसा होता है, लेकिन वर्कर्स अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते थे पुराने एक्ट से जिनको अब कमज़ोर बना दिया गया है नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ये काम किया है सरकार ने ट्रेड यूनियंस को कमज़ोर बनाने का, ऐसा राइटर का मानना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट के वायलेशन से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ। इंडिया में 6 सिविलियंस की डेथ हो गई, 4 आर्मी के जवान शहीद हो गए और 1 BSF का जवान शहीद हो गया। और अगर हम पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास करें, पाकिस्तान में 6 सिविलियंस की डेथ हुई और पाकिस्तान के 1 सोल्जर की भी डेथ हुई। आर्मी का कहना है कि 2003 में बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, उसके बाद से 2020 में जनवरी से लेके अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन उठता है क्यों? देखो काफ़ी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की साइड बहुत से टेररिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया में इनफिल्ट्रेट करने की फिराक में हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर यह फायरिंग की गई ताकि उन टेररिस्ट को इंडिया में इनफिल्ट्रेट करवाया जा सके। तो ये फायरिंग कवर देने के लिए थी। काफ़ी हैवी वेपनरी का इस्तेमाल किया गया है ये फायरिंग करने के लिए। आमतौर पर इतने हाई कैलिबर के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे देखो आर्टिलरी एंड मोटार। इसी की वजह से जो जानें गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा गई हैं। सर्दियों में क्या होता है, जो पासिस होते हैं दर्रे, उनमें बर्फ़ जम जाती है। तो इस वजह से पाकिस्तान की साइड से इंडिया में आना मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों से पहले पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा
आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाए इंडिया में और कश्मीर में अनरेस्ट पैदा किया जाए। ये पाकिस्तान की सोच है। इस घटना के बाद दोनों देशों के लीडर्स की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने को मिली। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जो कि लोंगेवाला पोस्ट पर गए थे जवानों के साथ दिवाली बनाने, वहां पर जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड जवाब देने की बात कही पाकिस्तान को। और चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, चाइना अपना बॉर्डर एक्सटेंड करना चाहता है, इस अप्रोच को भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिसाइज किया। इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास क्षमता है अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने की। इसके अलावा देखो, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें इंडिया पर आरोप लगाया गया कि इंडिया कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में आतंकवादी संबंधित गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए। इवन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी आरोप लगाया, इंडिया की कोशिश ये है सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनको टारगेट किया जाए। सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो, ऐसा करके पाकिस्तान इंडिया और चाइना के बीच और भी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट करना चाहता है। जबकि इन आरोपों का जवाब दिया गया इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। इंडिया ने कहा यह सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश देखो ये है कि इंडिया को प्रोवोक किया जाए, इंडिया को याद दिलाया जाए कि इंडिया फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है टू फ्रंट्स पर। एक तरफ जहां LAC पर चाइना के साथ टेंशन्स हैं, तो दूसरी साइड LOC पर पाकिस्तान खड़ा है। तो इंडिया को भी इस थ्रेट को समझना होगा और टू फ्रंट वार की चुनौती को और ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। इवन LOC को लाइव रखकर पाकिस्तान दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि देखो, इंडिया एक रीजनल लीडर नहीं है, क्योंकि इंडिया को अब सिक्योरिटी काउंसिल में 2 सालों के लिए 1 जनवरी से नॉन परमानेंट सीट मिलने वाली है। तो पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि इंडिया साउथ एशिया का लीडर नहीं है, इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं नेबर्स के साथ। तो ये पाकिस्तान की रणनीति है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो एक ही है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाना। जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी वाले बॉर्डर पर काफ़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है, उसी प्रकार से इंडिया को भी अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। और ये कैसे पॉसिबल है? ये देखो तब पॉसिबल है जब इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है तभी इंडिया डिफेंस पर ज़्यादा खर्च कर सकता है। अभी तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये बात इंडिया को नहीं भूलनी चाहिए कि टू फ्रंट वार की जो चुनौती है वो सिर्फ हवा में नहीं है, वो चुनौती रियल में भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि 2 फ्रंट पे भी युद्ध होता है तो इंडिया उस युद्ध को लड़ने में सक्षम हो। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो डिफेंस पर हमने कम खर्च किया है। अगर इस प्रकार से हम डिफेंस पर कम खर्च करते रहे, क्योंकि देखो एक बड़ा हिस्सा तो पेंशन्स में जाता है, सैलरीज में जाता है, और जो जाना भी चाहिए, मतलब इस पर कोई ऐसा विवाद की वाली बात नहीं है। बट सरकार उतना पैसा तो देना जिससे जो हमारी जो फोर्सेस हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो सके, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हों, तभी हम टू फ्रंट वार की चुनौती से निपट सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बॉर्डर पर फायरिंग से संबंधित। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से संबंधित। पहले आप ये बताइए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है, या फिर आप सिंपली ये बताइए माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो क्रेडिट का क्या मतलब है। माइक्रो फाइनेंस को देखो माइक्रो क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस या फिर माइक्रो क्रेडिट ये देखो एक प्रकार से बैंकिंग सर्विस है। इस बैंकिंग सर्विस में क्या होता है, छोटा सा क्रेडिट यानी छोटा सा लोन दिया जाता है। किसको? लो इनकम इंडिविजुअल्स को, यानी गरीब लोगों को या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों को या फिर उन लोगों को जो अपना छोटा मोटा कोई व्यापार सेटअप करना चाहते हैं। तो उन इंडिविजुअल्स को या फिर उन ग्रुप्स को छोटा सा लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। और खास बात ये भी है, ये माइक्रो क्रेडिट या फिर माइक्रो फाइनेंस देखो उन इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को दिया जाता है जिनको अदरवाइज लोन मिलना मुश्किल होता है बैंक से या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। समझ गए? तो अगर हम समराइज करें, ध्यान से सुनिएगा,
माइक्रो फाइनेंस को माइक्रो क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है और माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसमें स्मॉल क्रेडिट दिया जाता है, यानी छोटा लोन दिया जाता है अनएम्प्लॉयड लोगों को या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को, जिनके लिए यूजुअली बैंक से लोन लेना मुश्किल होता है, उनको बैंक से लोन नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसी बैंकिंग सर्विस को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस। और वो इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। आप ये देखिए, ये लिस्ट है पूरी हमारे देश में टॉप 50 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक दो नाम अगर आप लिखना चाहो तो, जैसे जनोदया ट्रस्ट 49 वाला नंबर वाला देखिए, और सबसे लास्ट में 50 नंबर वाला कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। ये सारे क्या हैं? ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। आप थोड़ी सिंपल डेफिनेशन भी देख लीजिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं ज़रूरतमंदों की कंडीशन को समाज में इंप्रूव करने के लिए, और जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं, मतलब दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनका समाज में उत्थान हो, इसलिए ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। और कैसे उत्थान इंश्योर करते हैं दबे कुचले समाज के लोगों का? उनको शॉर्ट टर्म लोन देके, यहां पे देखो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है नीडी लोगों को और अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस के लोगों को, ताकि वो अपना वेंचर खुद से स्टार्ट कर सकें। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, मिनिमम रिस्क लेते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। फंड दिया जाता है बोरोवर्स को ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सकें, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखो काफ़ी सारी फॉर्म और काफ़ी सारी शेप्स में ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रामीण बैंक मॉडल और रूरल कोऑपरेटिवनेस। देखो जिस प्रकार से जो हमारे दूसरे बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बैंक्स, HDFC, ICICI, SBI, PNB, जिस हिसाब से वो बैंक ऑपरेट करते हैं उस हिसाब से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट नहीं करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, 6-7 लोग गए, 6-7 लोगों का एक ग्रुप गया लोन मांगने के लिए ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास, और 6-7 लोगों के ग्रुप ने बोला कि देखो हमारे पास स्किल है और हम एक डेयरी फार्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी एक डेयरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं भैंस की, और दूध का हम व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, स्किल हैं। तो देखो ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। ऑफिसर का नाम मान लेते हैं X। वो ऑफिसर हर लिहाज से इस 6-7 लोगों के ग्रुप की एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा, बातचीत करेगा, इनसे जानने की कोशिश करेगा वास्तव में इनके पास स्किल है भी या फिर नहीं है, इनका फ्यूचर में प्लान क्या है। तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितना लोन दिया जा सकता है इस 6-7 पर्सन्स के ग्रुप को, या फिर नहीं दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो किन टर्म्स पे दिया जा सकता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया जा सकता है। ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। और कौन डिसाइड करता है? ABC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, और वो ऑफिसर बात करता है ग्रुप से या फिर इंडिविजुअल से जो भी लोन लेने आया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास। तो इस प्रकार से काम करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सब कुछ देखा जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि रिस्क कितना है, लोन कब वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो उसी आधार पर लोन का अमाउंट तय किया जाता है और कंडीशंस तय की जाती हैं, इंटरेस्ट रेट तय की जाती हैं। अगर हम देखो एवोल्यूशन डिस्कस करें माइक्रो फाइनेंस का इंडिया में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार टाइमलाइन पे आप नज़र डाल लीजिए। 1974 में सेवा इस्टेब्लिश हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। उसके बाद 26 सितंबर 1975 को रूरल बैंक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम बैंक एग्जिस्टेंस में आया। 1976 में जो रूरल बैंक ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसको रिप्लेस करने के लिए रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया, और 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से। इसके बाद 1990 में यानी 1990 में सिडबी को इस्टेब्लिश किया गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 की सहायता से। 1992 में
नाबार्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1999 में सिडबी के द्वारा एक नेटवर्क क्रिएट किया गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का हमारे देश में 2006 में। उसके बाद नाबार्ड ने लॉन्च किया माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और देखो 5 तरह की एंटिटीज होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। 5 एंटिटीज में से किसी एक एंटिटी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। या तो कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज ए एनजीओ ऑपरेट कर सकता है, मतलब जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, ट्रस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार से एनजीओ होते हैं जो माइक्रो फाइनेंस के काम में लगे होते हैं। यहाँ पे देखो एनजीओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इसमें सोसाइटीज़ और ट्रस्ट भी आ जाते हैं। या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज ए कोऑपरेटिव काम कर सकता है। या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करवाया जा सकता है। और उसके बाद या फिर फॉर प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाया जा सकता है। और सबसे लास्ट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये 5 तरह की एंटिटीज होती हैं। 5 तरह की एंटिटीज में किसी एक एंटिटी के तौर पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर करवाना होता है। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने देखो बहुत अहम रोल निभाया है काफ़ी सारे सेक्टर्स में लोगों को एम्पावर करने के लिए। फॉर एग्जांपल फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन और क्रिएशन ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस। जब देखो किसी की सहायता की जाती है अपना छोटा बिजनेस सेटअप करने में, तो उस पर्सन की खुद की एग्जिस्टेंस आ जाती है समाज में। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लोन मिलता है तो जो गरीब लोग होते हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपना बिजनेस कर पाते हैं, वो स्किल ले पाते हैं, तो उनको समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी मिलती है। वुमन को बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा फोकस जो होता है वुमन पे होता है। जैसे सेवा की हमने बात की, सेवा को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वुमन ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा का नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, गुजरात बेस्ड ये एसोसिएशन है। थोड़ा और डिटेल से अगर बात करें, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देखो वुमन की एम्पावरमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमन होती हैं, खास करके गरीब महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसी अनएजुकेटेड महिलाओं की, गरीब महिलाओं की और अनएम्प्लॉयड महिलाओं की हेल्प करते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस देके माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध करवा के, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का वुमन एम्पावरमेंट में। बात करें रूरल डेवलपमेंट की, रूरल इलाकों में देखो लोगों को लोन की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक्स लोन देते नहीं हैं, उन्हें मजबूरी में मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। और जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं और उनसे ये कमिटमेंट भी लेते हैं कि आप अपनी फसल को हमें ही बेचिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए रूरल डेवलपमेंट में भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाते हैं और इससे उनका एम्पावरमेंट होता है। और काफ़ी बार मॉर्टगेज भी नहीं रखनी पड़ती कुछ भी। मतलब देखो बैंक से कोई लोन लेने जाएगा या फिर लोकल मनी लेंडर से कोई लोन लेने जाएगा तो बहुत बार कोई चीज़ गिरवी रखवाई जाती है कि आप ये चीज़ गिरवी रखो। फॉर एग्जांपल घर, अगर आप लोन वापस नहीं चुकाओगे तो आपका घर छीन लिया जाएगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिना मॉर्टगेज के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखवाए लोन दे देते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो पहचानता है कि कौन से गरीब लोगों को लोन चाहिए और एक सूटेबल मैकेनिज्म भी तैयार करता है कि इस मैकेनिज्म की सहायता से गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। देखो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार अभी तक ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोगों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा है माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशन से। और देखो बात सीधी सीधी उन लोगों की नहीं है जिनको लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रामीण इलाकों में अगर किसी पर्सन को लोन मिलता है
तो वो अपना कोई छोटी मोटी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, छोटा मोटा बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा, उस बिजनेस में दूसरे गांव के लोग भी काम करेंगे ना, तो रोजगार भी उपलब्ध होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की सहायता से, और इससे समाज में और ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब नेक्स्ट देखो, हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से जुड़े कुछ इश्यूज की बात करते हैं। सबसे पहला इशू है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उन लोगों पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, और देखो ये गरीब लोग ही होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बार ये भी खबरें आती रहती हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादती करते हैं अपने लोन को वापस लेने के लिए, और बहुत सारे लोग, गरीब लोग, सुसाइड भी कर लेते हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होता है। तो ये काफ़ी गंभीर इशू है। कुछ ही समय पहले आरबीआई ने अपर लिमिट भी हटा ली थी। पहले क्या था, आरबीआई ने एक अपर लिमिट लगा के रखी थी कि 26% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज की जा सकती माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लेकिन अब ये लिमिट हटा ली गई है। तो अब तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ये देखो यहाँ पे सुसाइड की खबरें आती रहती हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, इस वजह से क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन बैंकिंग सेक्टर। देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी कोई ना कोई जरिया चाहिए जहाँ से उसको पैसा मिल सके। एक तो देखो उनका जरिया यही है कि इंटरेस्ट रेट से जो पैसा प्राप्त होता है, जो उनके द्वारा लोन दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट से जो पैसा प्राप्त होता है, ये एक इनकम सोर्स है। लेकिन ये मॉडल शुरुआत में काम नहीं कर पाता। इस मॉडल के सफल होने के लिए समय चाहिए, तो उनको पैसा चाहिए होता है। मेन जो उनको पैसा प्राप्त होता है बैंक से प्राप्त होता है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इनसे प्राप्त होता है। लेकिन जो ओवर डिपेंडेंस हो जाती है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ये ओवर डिपेंडेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इनकॉम्पिटेंट बना देती है। क्योंकि एक तो जो बैंक्स हैं, खास करके प्राइवेट बैंक, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, और लोन की जो कंडीशंस होती हैं वो भी हार्ड होती हैं, बहुत थोड़े समय के लिए लोन दिया जाता है। अब देखो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को खुद को इतनी मुश्किल से लोन मिला है, तो वो आगे कस्टमर्स को उतना ही मुश्किल भरा लोन देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे और छोटे टर्म के लिए। तो इसलिए लोन जो है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता इस सिचुएशन में जो दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है। 76% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को नहीं समझती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो संघर्ष करते रहते हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि देखो आप इस प्रकार से बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो और हमसे लोन प्राप्त कर सकते हो। तो लोगों में अवेयरनेस का कम होना भी एक इशू है जो किया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट है रेगुलेटरी इश्यूज। देखो आरबीआई रेगुलेटर है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन जिस प्रकार से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं वो बैंक से अलग इनकी कार्यप्रणाली है। तो काफ़ी बार क्या होता है, आरबीआई जो गाइडलाइंस बैंक के लिए जारी करता है उसी तर्ज पर गाइडलाइंस जारी कर देता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, और इस वजह से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। लास्ट में है एप्रोप्रिएट मॉडल। देखो ज़्यादातर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का मॉडल फॉलो करती हैं। लेकिन होता क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मॉडल का जो चुनाव किया जाता है वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं किया जाता है, इसलिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो सस्टेनेबिलिटी है वो प्रभावित होती है लॉन्ग टर्म में। लंबे समय के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर पाते, और इस वजह से जो पुअर सेक्शन है उनको और ज़्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है उधारी लेने में। तो ये भी एक इशू है। 5 इश्यूज हमने डिस्कस किए जो फेस किए जाते हैं जनरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब हम कुछ सजेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला सजेशन देखो ये दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ये मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई सुपरविजन होना चाहिए। देखा जा सके कि किस एफिशिएंसी के साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांचेस को ओपन करें
अनबैंक्ड विलेजेस में, मतलब उन गांव में जहां पे कोई बैंक नहीं है, ताकि रूरल पेनिट्रेशन इंश्योर हो। तो ये इंश्योर करने के लिए सरकार क्या करे, उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिव दे। देखो जितना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा उतना ही जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी ब्रांच को ज़्यादा ओपन करेंगे उन गांव में जहां पे कोई बैंक काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स को चॉइस दें, उन्हें बताएं कि देखो हमारी ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लोन ले लें जो लो इनकम सिटीजन्स हैं, बाद में उन्हें पता लगे ये भी कंडीशन थी, ये भी कंडीशन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होनी चाहिए और चॉइस प्रोवाइड करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सिटीजन्स को। और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो प्रोसेस है। नेक्स्ट सजेशन ये दिया जाता है, देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि बैंक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पैसे के लिए, इस वजह से उनके पास कम विकल्प बचते हैं। बैंक उनको काफ़ी महंगा लोन देते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे देते हैं, तो इस वजह से वो भी आगे कस्टमर्स को उतनी ही स्ट्रिक्ट टर्म्स पर लोन देते हैं। तो उनको अल्टरनेटिव सोर्स तलाशने चाहिए फंड्स अवेल करने के लिए। अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे देखो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन में क्या होता है, मान लीजिए किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एबीसी ने 10 लोगों को लोन दिया 1-1 लाख का, तो इस 10 लोगों को जो लोन दिया गया है इसको एक फंड बना दिया गया और फंड बना के बेच दिया गया। इस फंड का 50% बेच दिया गया किसी पर्सन को, 50% किसी पर्सन को, मतलब टुकड़ों में बेच दिया गया अलग अलग पर्सन्स को। तो ये एक तरीका हो सकता है फंड्स अवेल करने का। और लास्ट में तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट दिया जाता है जो हमने अभी डिस्कस किया। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपने आप को मजबूत करने के लिए, और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि जागरूकता अभी भी लोगों में काफ़ी कम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है। और देखो लोन वापस लेने की लिए जो एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो भी ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी सारे लोगों के सुसाइड करने की खबरें आई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोन वापस लेने की प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से हरासमेंट ना हो लो इनकम इंडिविजुअल्स का जिन्होंने लोन को अवेल किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। और लास्ट में अलग से देखो एक रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की जा सकती है। अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।